नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर पेपाना पर। मैं मुकेश पुरी फिजिक्स के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज हम लोग स्टडी करेंगे जो अपना नीट का एग्ज़ाम हुआ है। इस नीट 2026 का पेपर है, उसका पेपर कोड 14। इस 14 पेपर कोड का सॉल्यूशन जो है फिजिक्स का हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आरेख ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद के ऊपर जाते हुए और वापस नीचे गिरते हुए वेग जो है v है और समय t के साथ परिवर्तन दर्शाते हैं। तो इसमें परिवर्तन आरेख जो है वो कौन सा होगा? तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि कोई भी गेंद जब ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे वो बॉल नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट पर 0 हो गई। लेकिन इसके बाद जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन, पहले ऊपर गई फिर वापस नीचे आएगी तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। तो ऐसा ग्राफ अपने पास बनेगा। तो ऐसा ग्राफ जो है वो पॉइंट सी में दे रखा है एक, तो ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नीचे दे रखा है कि निम्न में से कौन से ग्राफ जो है वो सही है। तो इसमें अपने पास केवल जो सी है वो ग्राफ जो है वो सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? केवल सी सही होगा। ठीक है, सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फॉर ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कौन सी वेवलेंथ जो होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगी। तो हम लोग ये जानते हैं कि अपने पास ये वर्क फंक्शन है जो फाई नोट या डब्ल्यू नोट से लिखते हैं, इसके ये इक्वल होता है एच सी अपॉन लेमडा नोट के इक्वल होगा। तो यहाँ से वेवलेंथ पूछिए तो लेमडा नोट किसके इक्वल हो गया? एच सी अपॉन फाई नोट हो गया। तो एच की वैल्यू हमें गिवन है, सी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है भी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। फाई नोट की वैल्यू हमें गिवन है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग 6.6 को जूल में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 जूल के इक्वल आ गया। ठीक है ना। और ये सब वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके यदि हम लोग सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 200 नैनोमीटर। कितनी वैल्यू आएगी? 200 नैनोमीटर। तो ये जो अपने पास ऑप्शन 4 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, 200 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में से एक क्रेन जो 1000 किलोग्राम के द्रव्यमान को 20 मीटर की ऊंचाई तक ले जाती है, 10 सेकंड में उठाती है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा? mgh/t के इक्वल होगा। mgh/t के इक्वल, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू 1000 है, g की वैल्यू 9.8 है, h की वैल्यू 20 है और t टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो इसे सॉल्व करेंगे अपने पास, तो ये अपने पास आंसर जो है वो 19.6 किलोवाट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 19.6 किलोवाट जो है वो इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास हमें दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो हमें पहले दे रखा है ई क्या है? एनर्जी है किसकी? फोटोन की। तो ए में अपने पास ए जो है फोटोन की एनर्जी है, 4 नंबर से मैच हो गया। ठीक है ना। फिर विवर्तन और व्यतिकरण जो प्रकाश की तरंग प्रकृति में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बी जो है उसके साथ तीसरा मैच है वो हो गया। ठीक है ना। और सी लेमडा इक्वल टू h/p, ये डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है, तो सी के साथ अपने पास 1 नंबर मैच हो गया। और कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर में आता है, तो अपने पास आ गया डी में 2 नंबर। तो ये अपना ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ए में 4 नंबर, बी में 3 नंबर और सी में 1 नंबर, डी में 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4। इस बच्चे ने ये क्वेश्चन जो एकदम सही कर रखा है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। मैं जल्दी आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे। जैसे हमें दे रखा है कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है, इस पर 2 लंबवत पल लगते हैं। जैसे ये अपने पास कोई बॉडी हो गई, इसका मास दे रखा है हमें 5 किलोग्राम और इस पर 2 परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं, एक 8 न्यूटन का और दूसरा अपने पास है 6 न्यूटन का फोर्स। ठीक है ना।
ये 6 न्यूटन है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स अपने पास निकालेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स मान लिया एफ आ गया, ये एफ की वैल्यू आएगी अपने पास 10 न्यूटन, ठीक है ना। एफ की वैल्यू 10 न्यूटन आई तो अपने पास एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, एफ अपॉन एम के इक्वल, तो ये 10/5 यानी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब ये एंगल हमने मान लिया थीटा है, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालें, तो टेन थीटा अपने पास क्या आएगा, 6/8, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इनवर्स 3/4 आ गई। ये एंगल किस फोर्स के साथ है, 8 न्यूटन फोर्स के साथ। तो एक्सीलरेशन तो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स जो है किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी ये होगी, तो एक्सीलरेशन जो इस डायरेक्शन पर होगा। तो ये 8 न्यूटन फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, 10 इनवर्स 3/4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है कि एक सरलोलक के गोलक की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यानी उसकी टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी हमें दे रखी है, टोटल एनर्जी जो है 0.02 जूल है, और साम्य संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो टोटल एनर्जी जो है केवल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो गई। किसकी इक्वल हो गई, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास आ गया 12mv², और ये इक्वल है किसके, 0.02 के। यहाँ से इसे सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, v की वैल्यू, और v की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1.41 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी, ठीक है। तो इसके पास अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, v = 1.41 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान रखना ये 20 ग्राम दे रखा है मास इसका, तो इस ग्राम को किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक बार मैं जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना, सॉल्यूशन। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको ढंग से यदि कोई स्टूडेंट जो है इसका लॉजिक पकड़ता तो एकदम इजी क्वेश्चन हो जाता। तो हम लोग जानते हैं कि जो अपने पास एक्सेलरेशन है ना, ये इक्वल होता है कि इसके μs और इंटू जी के इक्वल होता है। तो म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.12, और इंटू में जी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 10। जी की वैल्यू 10 पुट करेंगे, तो जी की वैल्यू इसमें 10 पुट करेंगे, तो अपने पास कितना आंसर आ गया इसका, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम सीधा सा सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने पास एक्सीलरेशन हो गया, जी की वैल्यू 10 हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एकदम इजी है कि हमें लाइट की वेलोसिटी c है, c की वैल्यू हमें माननी है 1, ठीक है ना, यूनिट, ठीक है, कोई भी यूनिट में 1 माननी, और टाइम लगता है कितना, t की वैल्यू है 6 मिनट 40 सेकेंड। इसे मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया 400 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस जो है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, c इंटू टी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 400। एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। तो 7वें का ऑप्शन है 1.2, और 8वें का करेक्ट आंसर होगा 3 यानी 400। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें दे रखा है कि इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड विल बी, यानी डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वीडी, ये कौन सी फॉर्म में होगी, इसकी फॉर्म दी है हमें, ये दे रखा है। देखो बेटा एकदम इजी है। ये जो अपने पास डायोड जो है ना, ये ऐसे देखा जाए, ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लिया मैंने, ये नेगेटिव टर्मिनल मान लिया। तो डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में, डायोड कौन से बाइस में, रिवर्स बाइस में। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है डायोड का, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। और इसका अपोजिट यदि हम लेंगे तो इसे पॉजिटिव टर्मिनल माने और इसे नेगेटिव टर्मिनल माने, तो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में आ गया। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तो डायोड फॉरवर्ड बाइस में, लेकिन नेगेटिव यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो डायोड फॉरवर्ड बाइस में, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड जो रिवर्स बाइस में। तो जब फॉरवर्ड बाइस में होगा तो इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलती है, लेकिन जैसे ये रिवर्स बाइस में जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने पास आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखो, एक पनडुब्बी इस तरीके से बनाई गई है कि 100 ATM, यानी इसके ऊपर एक्चुअल प्रेशर क्या होगा, गेज दाब हमें दिया है, तो P - P0 जो है वो इक्वल होता है किसके,
रो डी जी के, ठीक है ना। डी डेंसिटी है, तो डी हमें फाइंड करना है, सॉरी हाइट हमें फाइंड करनी है कितनी होगी। तो यहाँ से अपने पास, सॉरी मैंने फॉर्मूला जो है वो गड़े, रो जी एच के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से एच जो है किसके इक्वल आ जाएगा, पी माइनस पी नॉट अपॉन रो जी के इक्वल आ गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 990 मीटर, 990 मीटर हाइट जो होगी वो होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन जो एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक अपने पास एक कोई हीटर है और निकाय को 100 वाट की दर से, यानी इसे ये हीट दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम लोग जानते हैं कि गिवन हीट जो है वो इक्वल होता है डी यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज में और प्लस वर्क डन के इक्वल होता है। इसे मैंने पूरी इक्वेशन को dt से डिवाइड कर दिया, dt से क्या कर दिया, डिवाइड, ठीक है ना। तो अब अपने पास क्या आ गया, डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू 100 इक्वल टू ये डी यू अपॉन डी टी हमें से पूछा है कितना होगा, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, और प्लस इसकी वैल्यू दी है 75, ठीक है ना। तो 75 हमें दी है, तो डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, डी यू अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई कितनी, 25 वाट आ गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 वाट, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी हमें दे रखा है कि एक एन की वैल्यू है 100 फेरे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 100, और रेडियस गिवन है हमें, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 × 10⁻⁻² मीटर। फिर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, बी की वैल्यू 3.14 × 10⁻³ टेस्ला। तो हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हमसे पूछा है करंट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल होगा μ0 Ni/2R के। तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे तो करंट अपने पास आएगा 2.5 एम्पियर। और फिर हमें फाइंड करना है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है m इक्वल टू होता है NIA के। तो इन दोनों फॉर्मूले में यदि हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो वे वैल्यू पुट करके और इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये डायरेक्ट NCERT में से क्वेश्चन है, NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये 10.5, यदि आप लोग बुक में देखोगे 10.5 नंबर क्वेश्चन है NCERT में डायरेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर K/4 होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, K/4, करेक्ट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें डायोड दे रखे हैं अलग अलग और हमें पूछा है कि इसमें करंट कितना है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम लोग सोल्व करें तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये डायोड, ये नेगेटिव टर्मिनल यानी N हो गया, ये P हो गया, और ये P हो गया, ये N हो गया। तो इसमें देखो एक तो अपना ये वाला डायोड और एक ये वाला डायोड, ये दोनों डायोड जो हैं वो अपने पास कौन से बाइस में है, फॉरवर्ड बाइस में, और ये दोनों डायोड जो हैं वो रिवर्स बाइस में, ठीक है ना। तो इन फॉरवर्ड बाइस की बेस पर ही हम लोग देखें करंट कितना होगा। तो इस फॉरवर्ड बाइस की बेस पर यदि हम लोग करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, 6 और 10, यानी अपने पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन 15/2 एम्पियर। कितना आएगा, 15/2 एम्पियर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एकदम इजी क्वेश्चन, 10th क्लास का क्वेश्चन है। एक अवतल लेंस से बीम से निकलने वाले प्रकाश की एक मुख्य अक्ष के समांतर है। तो यदि अपने पास कोई भी कनकेव लेंस है तो इस पर प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज होकर वो पहले फोकस पर इंसिडेंट होती अपीयर होती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक गैल्वेनोमीटर है और तो यहाँ पर IG की वैल्यू हमें 1 मिलीमीटर दे रखी है, 1 मिली एम्पियर सॉरी, और G यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है 100 ओम है, और करंट की वैल्यू I की वैल्यू है 10 एम्पियर। तो इसके लिए शंट निकालना है। तो शंट का फॉर्मूला क्या होता है, IGG
अपॉन आई माइनस आई जी होता है। इस फॉर्मूले में यदि हम लोग वैल्यू पुट करें और इसे सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है, यानी अपने पास इनमें वैल्यू पुट करके और इसे सॉल्व करने पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो अपने पास आएगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.001 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन एटम की हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे रखी है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एनर्जी दे रखी है हमें, तो सीधी ये सेकंड, ये प्रथम उत्तेजित अवस्था है। जैसे ये अपने पास जो है नॉर्मल स्टेज हो गई, फिर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट हो गई, फिर सेकंड एक्साइटेशन स्टेज हो गई, ठीक है ना। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेज ये हो गई, इसमें एनर्जी दे रखी है हमें, इसमें एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, ई की वैल्यू दे रखी है, सब की वैल्यू दे रखी है। तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है ना ई एन, ये इक्वल होता है किसके, -ke² अपॉन आर एन के इक्वल होता है। तो यहाँ से एन आर एन की वैल्यू निकालेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास आर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.1 × 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगी। एकदम इजी फॉर्मूला है, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन। एक एम द्रव्यमान को पृथ्वी स्टेज से पृथ्वी की त्रिज्या की बराबर ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य कितना, तो पृथ्वी की स्टेज की बराबर ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, mgr/2 होता है। कितना होता है, mgr/2, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रत्यावर्ती धारा AC के लिए रेजिस्टेंस दे रखा है और कैपेसिटर दे रखा है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि अपने पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो है FR इक्वल होता है किसके, 1/2π√LC के इक्वल होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT में से, और इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 15.9 किलोहर्ट्ज़, ठीक है ना, 15.9 किलोहर्ट्ज़। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 पिकोफेड के 2 कैपेसिटर दे रखे हैं हमें, 200 पिकोफेड के 2 कैपेसिटर हैं और इन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है। तो इसके लिए एनर्जी लॉस है ना, डेल यू इक्वल होता है कि इसके हाफ C1 डिवाइड बाई C1 + C2 और इनटू में V1 + V2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में यदि हम लोग वैल्यू पुट करें तो ये C1 C2 जो है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसे सीधा C/2 सोल्व कर लो। तो C/2 सोल्व किया तो डेल यू की वैल्यू क्या आ गई, हाफ इंटू C/2 हो गया कितना, 100, और पिको है इसका मतलब 10⁻⁻12 और इंटू V1 + V2 तो 100 दे रखा है, तो 100 की स्क्वायर, तो 100 × 100 आ गया। तो इसे सोल्व किया तो ये कैंसिल हो गया, 6 पावर कैंसिल हो गई, माइनस की 6 बच गई, यानी 0.5 × 10⁻⁻6 जूल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको जल्दी जल्दी जो सॉल्यूशन इसके करवा रहा हूँ। 20 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 21 जो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें इस क्वेश्चन में देखो एक लाइन दे रखी है कि QR जो है ना, ये वाली लाइन, ये इस बेस की क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो इस डेल की वैल्यू जो है 40 डिग्री आएगी। कितनी डिग्री आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन 40 डिग्री होगा। नेक्स्ट, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन दे रखा है, प्रैक्टिकल फिजिक्स से आया ये, ठीक है ना। प्रैक्टिकल फिजिक्स से मीटर ब्रिज का क्वेश्चन अपने पास दे रखा है। तो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन क्या है, देखो हमें दे रखा है कि एक मीटर ब्रिज जो है सेतु में ई सेल गैल्वेनोमीटर के स्थान पर बदल दिए जाते हैं तो क्या होगा, यानी हमें क्या बोला कि ये जी है ना और ई, इनको बदला हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर जी लगा होता है और यहाँ पर ई लगा होता है। यदि इनको बदल दिया जाए और ऐसा डायग्राम बना दिया जाए तो क्या होगा, तो अब इससे इधर जाएंगे तो भी अपने पास डिफ्लेक्शन आएगा, इधर भी डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन संतुलन बिंदु जो है ना, ये जो अपना बैलेंस पॉइंट होगा इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। इसका 2 नंबर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। ये पहले अपने प्रैक्टिकल फिजिक्स में ये जो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला 3rd चैप्टर 12th क्लास में उसमें गिवन रहता था ये पूरा ऐसे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्लास्क में, ये भी 11th क्लास की NCERT में से डायरेक्ट क्वेश्चन है।
ठीक है ना। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ये अपने पास भी VRMS जो है ना, ये इक्वल होता है किसके, √3KT/m के इक्वल होता है। तो KT इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, √m की। तो यहाँ से यदि हम लोग वैल्यू पुट करें तो आर्गन गैस के लिए, कौन कौन सी गैस के लिए पूछा है हमें, V आर्गन, ठीक है ना, और एक क्लोरीन गैस है V क्लोरीन। तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, तो यहाँ पर मास ऑफ क्लोरीन और अपॉन मास ऑफ आर्गन, इनकी वैल्यू हमें गिवन है, एटॉमिक मास इनका गिवन है। कितना कितना क्लोरीन का क्लोरीन का कितना है 70 और आर्गन का दे रखा है 40। इसे सोल्व करेंगे तो √7/2 वैल्यू आ जाएगी। तो √7/2 ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए कथन PN संधि डायोड की अगर दिशिक बायस में वोल्टेज निश्चित दलीय आवृत्ति के बाद, तो हम लोग जानते हैं कि यदि फॉरवर्ड बायसिंग हो तो रेजिस्टेंस जो है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है और एक निश्चित वोल्टेज पर करंट जो है इंक्रीज होने लगता है, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इस धारा को संतृप्त धारा ये नहीं होती। संतृप्त करंट क्या होगा, जहाँ पर करंट की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज होना बंद हो जाए, ये जो वैल्यू होगी इसे हम लोग बोलते हैं सेचुरेशन। ठीक है ना, सेचुरेशन करंट। तो ये इसमें डायोड में होता ही नहीं, ये ट्रांजिस्टर में होता है। तो बी जो है वो गलत हो गया। तो ऑप्शन ए तो सही है कथन, लेकिन बी क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन 1 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिणामी गुणावर्ती हार्मोनिक तरंग हमें दी गई है, तो तरंग के लिए जनरल इक्वेशन लिखे ना, तो ये किसके इक्वल होता है, वाई। अपने पास जनरल इक्वेशन क्या होगी, y ऑफ t इक्वल होता है किसके, a cos ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव के इक्वल होता है। इसमें वैल्यू पुट करके, जैसे k की वैल्यू यहाँ पर अपने पास 0.0080 है, ठीक है ना, x की वैल्यू हमें 0.5 दे रखी है। इसमें यदि हम लोग वैल्यू पुट करके इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास 0.8 पाई जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 0.8 पाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार लूप पास, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में से है, डायरेक्ट क्वेश्चन 6.5। ठीक है ना, एनसीईआरटी में से। तो हम लोग जानते हैं भी बी इक्वल होता है किसके, सॉरी ई इक्वल होता है किसके, बी वी एल के। ठीक है ना। तो बी की वैल्यू तो 0.3 है, इंटू 2 × 10⁻⁻2 और इंटू यहाँ पर अपने पास जैसे ये है, तो एक छोटी भुजा 3 सेंटीमीटर की, ये 8 सेंटीमीटर की। छोटी भुजा के, ये जो छोटी भुजा है इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो लेंथ ये हो गई परपेंडिकुलर लेंथ एल। तो एल की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻⁻2 मीटर है। इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4.8 × 10⁻⁻4 वोल्ट। ठीक है ना। तो 1 नंबर ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हमें दे रखा है इसकी लीनियर मास डेंसिटी, तो टोटल जो है पहले मास निकालेंगे। तो टोटल मास मैंने मान लिया m है, तो m किसके इक्वल होगा, स्मॉल m × l के इक्वल हो गया। और l जो है ना वो इक्वल होगी किसके, 2πr के। तो r किसके इक्वल हो गया, l/2π के इक्वल हो गया। अब हम लोग देखो इसमें समांतर अक्षों की परिमेय निकाल कर इसे लगाकर इसे हल करेंगे। तो पहले तो अपने पास आ गया mr² और प्लस आएगा mr²/2। ठीक है ना। तो ये आ गया 3/2 mr²। तो m की वैल्यू तो स्मॉल m × l लिख दी। ठीक है ना। ये m/2 हो ही गया और r² है, r² की वैल्यू क्या आ जाएगी, l² डिवाइड में 4π²। तो इसे सोल्व किया तो ये आ गया 3/8 ml³ और π²। ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। तो 3 ml³ और अपॉन में 8π², ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है ना। तो 3 ml³ अपॉन में 8π², 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 भी एग्जाम्पल है ये अपनी एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल है v = e - IR, ये फॉर्मूला लगाएंगे। v की वैल्यू दे रखी है 12 माइनस i की वैल्यू 0.6 × 2, तो ये आ गया 12 - 1.2 यानी
10.8 वोल्ट जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, 10.8 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोई भी रूलर है वो लीनियरली जो है वो डाउन हो रहा है नीचे की ओर, तो हमें पूछा है कि कौन जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे, जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो अपने पास सबसे ज़्यादा टाइम पहले लगा बी में, इसके बाद किस में लगता है, ई में, फिर ए में, फिर अपने पास डी में, और फिर कौन है लास्ट में, सी है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, बी ई ए डी सी, यानी 3 नंबर ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये फ्लाई व्हील वाला क्वेश्चन, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसमें पहले हम लोग एल्फा निकालेंगे। ठीक है, एल्फा जो है वो डी ओमेगा अपॉन डी टी के इक्वल होगा। तो ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए हमें आरपीएम दिया है, इतने आरपीएम तक। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग पहले ओमेगा की वैल्यू निकालें। ओमेगा जो है 600 आरपीएम है, ओमेगा 1 की वैल्यू है, और ये ओमेगा 2 की वैल्यू है। इसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करके एल्फा की वैल्यू निकाल के फिर टाइम में हम लोग निकालेंगे। तो इसे सॉल्व करने पर आपके पास इसका आंसर कितना आएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये भी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है ये, चौथे चैप्टर में। ठीक है ना। तो वायर के लिए यदि हम लोग बात करें, कोई भी अपने पास कोई वायर है और उसमें से यदि हमें कोई क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया और करंट फ्लो रहा है एकदम इक्वली इसमें। ठीक है ना। तो इसके इन साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। और आउटसाइड में जाएंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपने पास इसके लिए ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये आर इक्वल है आर के, आर वायर की रेडियस है और ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास आ गया 32 नंबर क्वेश्चन। देखो कि एक नाभिक का आयतन, आयतन जो है कोई भी न्यूक्लियस का आयतन जो होता है V। ठीक है ना। आयतन जो होगा वो किसके इक्वल होता है अपने पास, तो हम लोग जानते हैं भी आयतन 4/3 पाई और r की क्यूब होगा, तो r की क्यूब r0 की क्यूब इंटू a के इक्वल होता है। तो ये v जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a के। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। परमाणु के द्रव्यमान, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना। उसके घटकों के, नाभिक के द्रव्यमान उसके घटकों के कुल द्रव्यमान का अंतर जो सटीक रहता है, ये सही है। तो बी और डी जो है वो करेक्ट है और ए और सी रॉन्ग है। बी और डी सही है, ए और सी गलत है। दो नंबर ऑप्शन जो सही हो गया। नेक्स्ट, ये सेकंड लोलक का क्वेश्चन है। सीधा यदि इसे कोई भी स्टूडेंट जो है इसे सोल्व नहीं कर सीधा करता ना, तो जैसे 30 जो वाइब्रेशन हुए, ठीक है, 30 ऑसिलेशन में टाइम कितना लगता है, 60 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। और 2 सेकेंड जो पीरियोडिक टाइम है वो किसका होता है, सेकंड लोलक का होता है। किसका होता है, सेकंड लोलक का। और सेकंड लोलक का जो लेंथ है ना वो 1 मीटर होती है। सेकंड लोलक की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। तो ये सीधा ही कर सकते थे, नहीं तो आप फॉर्मूला लगाकर इसे सोल्व कर लो, T=2π√L/g। फॉर्मूला लगाकर सोल्व करोगे तो अभी ये 1 मीटर ही आएगा। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन आ गया एरर में से, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो B-A, तो 20 - 16 डिवाइड बाई 20 और इनटू ये 1 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.02 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसे। तो 2 नंबर ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, डेंसिटी मेजर करनी है। ठीक है ना। और सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए, तो डेंसिटी डी जो है वो m/v होता है। सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, a³ होता है। ठीक है ना। तो 9 का क्यूब करेंगे 729 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा ये। ठीक है ना। और इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास 5.580 और डिवाइड में 9.0 9.0 9.0 ऐसे लिखेंगे। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएंगे। ठीक है ना। 2 तो ये तो दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए और 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे तो कितना आएगा, 7.6 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्यतिकोण विवर्तन में प्रकाश की ऊर्जा पुनर्विवर्तन होता है। यदि एक क्षेत्र दीप तो दूसरे क्षेत्र में बढ़ाई जा सकती है। तो प्रकाश तरंगी दर्शाती है, ये गलत है।
ए ऑप्शन जो वो सही है, बी इसका क्या है, गलत है। तो ए तो सत्य है लेकिन बी क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर है वो इसका क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। 5 कैपेसिटर दे रखे हैं, ये 10 का है, ठीक है ना, ये 10, ये 10, ये भी 10, ये भी 10। तो ये चारों जो है वो सीरीज़ में है, सीरीज़ में हो गए तो इनका कैपेसिटेंस हो गया 10/4 यानी 2.5। अब जो कैपेसिटेंस आया ये दोनों कैपेसिटर जो पैरेलल में हो गए, तो ये भी 2.5 का, ये भी 2.5, तो टोटल कितना हो गया 5 माइक्रोफेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आएगा 5 माइक्रोफेड, ठीक है ना। अब यदि बात करें भी यहाँ पर ये 50 वोल्ट है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहेगा, तो चार्ज कितना हो गया, Q = CV होता है। तो 50 इंटू ये 2.5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 हो गया। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये 125 माइक्रो कूलम आ गया, ठीक है ना। तो 125 माइक्रो कूलम, इन सभी पर भी ये चार्ज होगा, ठीक है ना। तो सब पर चार्ज जो 125 माइक्रो कूलम होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास है 38, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं भी अपने पास काइनेटिक एनर्जी जो है ना, कोई भी सिंपल पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल होती है, हाफ m⍵² a² cos² ω⍵t होती है, ठीक है ना। या फिर यदि हम cos में वैल्यू लेके चलें तो इसे sin² ω⍵t लिखते हैं, sin² ω⍵t। तो ये अपने पास वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, P = V² निकाल के रेजिस्टेंस निकाल के फिर पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास 331 वाट इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये जो अपने पुराने राजस्थान बोर्ड की बुक लगती थी उसमें एग्जाम्पल था ये, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा 5 एम्पीयर से 60 हर्ट्ज इसकी दे रखी है। तो हमें शिखर मान तक जाने में कितना टाइम लगा, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक है ये 0 है और 0 से यहाँ तक जाने में टाइम लगता है वो T/4 हो गया, ठीक है ना, T/4 टाइम हो गया इतना। तो टोटल टाइम निकालेंगे तो T जो है वो किसके इक्वल हो गया, T जो है वो हो गया अपने पास 1/60 के इक्वल, और हमें चाहिए T/4 टाइम। तो T/4 जो किसके इक्वल हो जाए, 1/60 इंटू में 4 यानी 1/240 सेकेंड हो गया। तो 1/240 सेकेंड जो है इसका करेक्ट टाइम हो गया, ठीक है ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि T इक्वल होता है 1/f की, ठीक है ना। तो f की वैल्यू हमें 60 दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 सीधा डायरेक्ट NCERT में से है। एक सेकंड चैप्टर में अपने पास एक टॉपिक है कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें ये सारे पॉइंट गिवन है। तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये करेक्ट है। चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र उसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता, ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है, ठीक है ना। घनत्व पर निर्भर करता है, क्यों, σ/ε0। एक आवेशी चालक के भीतर स्थित कोई भी आवेश अधिक्य नहीं होता, ये भी सही है। आवेशी चालक के पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है वो लंबवत होना चाहिए, ये भी सही है। और अंदर जो भी वो शून्य नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, ये गलत है। तो A-C-D जो है वो सही है, A-C और D जो है वो करेक्ट है, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर A इसका। नेक्स्ट सूची मैच करनी है, ठीक है ना। तो 42 में देखो ए जो है सूक्ष्म तरंग क्लेस्ट्रॉन वाल्व और मैग्नेट्रॉन वाल्व द्वारा उत्पन्न होती है, ए में 4 नंबर इसका सही हो गया। फिर देखो 2 में दृश्य तरंगे 1 नंबर में सही हो जाएगा। गामा किरणें जो है रेडियो एक्टिव नाभिक द्वारा उत्पन्न होती है, अवरोध तरंगे जो परमाणु अणुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। तो ए में 4 नंबर है, बी में 1, सी में 2 और डी में 3 नंबर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन और बचे हैं अपने, जल्दी मैंने आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करवाया है। सभी फॉर्मूले वगैरह मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से आप समझ के ऐसे कर सकते हो। एक समान धात्विक तार जिसका प्रतिरोध 4 ओम है को एक वर्गाकार लूप में जोड़ा गया है। 2 ओम का प्रतिरोध बी और डी के बीच जोड़ा गया, और 2 वोल्ट की बैटरी बिंदु ए और सी के बीच में जोड़ी गई है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया, अब धारा आई का मान कितना होगा। तो ये जो अपने पास है ना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया और बैलेंस कंडीशन में है। तो ये 4 रजिस्टेंस ही अपने पास हो गए, ये 4 रजिस्टेंस, ठीक है ना।
ये 4 रजिस्टेंस, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो 0.5 हो गया। और ये भी दोनों पैरेलल में, तो कितना हो गया 0.5, ठीक है ना। और अब ये दोनों फिर पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो अपने पास निकाल के इसे सोल्व करेंगे तो ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। तो कितना आ गया अपने पास 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया। 1 ओम रेजिस्टेंस है तो करंट कितना आ गया I इक्वल टू V/R हो गया। तो V की वैल्यू 2 और I की वैल्यू 1 है, कितने एम्पियर आ गया 2 एम्पियर आ गया, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 एम्पियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन। 44 एक नाभिक का घनत्व हमें दे रखा है इतना है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, ये R की वैल्यू, तो इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो अपने पास डेंसिटी जो है ना, कोई भी न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है D इक्वल टू क्या होती है 3 Ma, M प्रोटॉन का मास, ठीक है ना, A डिवाइड बाई अपने पास इसका वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम क्या हो गया 4 पाई R0 क्यूब और R0 क्यूब, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना, और इनटू में A आ जाएगा। तो इसे आप लोग सोल्व करोगे तो सोल्व करके और इसे सोल्व करने पर अपने पास D की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। D की वैल्यू कितनी है, सॉरी A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन देखो, यंग गुणांक, तो यंग गुणांक अपने पास हो गया 2 नंबर FL/A∆L। संपीड़ितता, संपीड़ितता क्या होती है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होती है, तो ये अपने पास हो गया 3 नंबर। तो A में तो आ गया 2 नंबर, B में आ गया 3 नंबर, C आयतन गुणांक, आयतन गुणांक आ गया 4 नंबर, C में आ गया 4 नंबर, और पांचों निष्पत्ति A में आ गया 1, सॉरी D में आ गया 1 नंबर। तो ये अपने पास 2 3 1 और 4 और 1, ये अपने पास करेक्ट हो गए। तो A में 2 नंबर, B में 3 नंबर, C में, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो ये आपके पास फिजिक्स के 45 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन था। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि कोड नंबर 14 जो पेपर है उसका एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन है ये, कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें रॉन्ग नहीं मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इच्छा आशा है कि आप लोगों का पेपर अच्छा होगा और बताएं कमेंट करके कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, फिजिक्स में कितने नंबर बन रहे हैं, और ओवरऑल टोटल जो आपका स्कोर क्या हो रहा है उसके आधार पर मैं कट ऑफ का वीडियो भी बनाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।